प्रीमेड क्लासरूम है सीजन 2। इट इज बेसिकली द अल्टीमेट ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्स फॉर एमडी कैट AKU एंड नम्स फॉर ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो हमारे पास जो सीजन 2 है इसमें हम लोग केटर करेंगे आपकी जो एमडी कैट की AKU और नम्स की प्रेपरेशन है, ना सिर्फ सिंध से ना सिर्फ पंजाब से बल्कि ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान में। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अभी हमारे प्रेजेंट कोर्सेज हैं जो कि हम आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। इसमें आपके पास है एमडी कैट और नम्स बेसिक, देयर इज एमडी कैट एंड नम्स एडवांस्ड, देयर इज AKU एमडी कैट एंड नम्स। ठीक है, तो ये 3 सेपरेट कोर्सेज हैं और इन 3 सेपरेट कोर्सेज की 3 मुख्तलिफ किस्म के आप कह सकते हो फीचर्स है, राइट। मतलब हर कोर्स का अपने एक खासियत है, अपना एक फीचर है, राइट। तो जैसे कि आप एमडी कैट और नम्स का देख सकते हो कि आपको क्या क्या फीचर्स इसमें मिल रहे हैं, फिर एडवांस में क्या फीचर्स मिल रहे हैं, और फिर एक कपल्ड कोर्स जो जो इसमें आपको AKU की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कोर्सेज है। लेट मी टेल यू दैट वी आर एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। अगर मैं हमारा कंपैरिजन करूं प्रीमेड क्लासरूम का विद अदर ऑन साइट अकेडमीज, then I know you all must be thinking that why should we choose the pre-med classroom. This is because first of all we are extremely affordable। तो आपको बहुत ज्यादा जो स्पेंड करना होता है अकेडमीज में 60K to 70K, you would not have to spend this much amount here. In addition to this, we have experienced tutors on board जो कि आपको एमडी कैट AKU और नम्स की तैयारी कराएंगे, ना सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोविंस की टेक्स्ट बुक से बल्कि तमाम प्रोविंसेस से। तो आप हमारे साथ हर प्रोविंस के हिसाब से पढ़ रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी जो नॉलेज होगी वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो रही होगी, राइट। सो आप लोग ये जो कोर्सेज स्क्रीन पर अवेलेबल है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज कोर्सेज, you can reach out to anyone in order to gain more information on these courses. Shahir, we can move to the next slide. अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आज आप लोगों के लिए कर रही हूँ। हमारे ये जो कोर्सेज हैं ये हम लोग अभी मतलब सेल कर रहे थे, दिस वाज फॉर 30% ऑफ पर हम लोग इनको सेल कर रहे थे, बट राइट नाउ एज यू ऑल नो दैट वी आर इन दी 11-11 मेगा सेल वाले सीजन में हम लोग हैं। सो इसके लिए वी आर ब्रिंगिंग अ सुपर डिस्काउंट फॉर यू ऑल। तो हमारा जो 30% ऑफ था ऑलरेडी इन कोर्सेज पर, हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा था जो कि कल यानी 12 नवंबर को एंड होना था। लेकिन 11-11 सेल पर हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं 11% ऑफ ऑन दी अर्ली बर्ड डिस्काउंट। मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स यहाँ पर करूँ तो मैं 30% को अगर 11% में ऐड करती हूँ, सो इट मेक्स अप ए 44% डिस्काउंट। तो मतलब हम लोग इस कोर्स में आपको ऑफर कर रहे हैं 44% डिस्काउंट। मतलब 30% डिस्काउंट जो कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट था, और उस पर 11% ऑफ मजीद हम आपको ऑफर करें। सो यू कैन सी हाउ द प्राइसिंग्स हैव चेंज्ड। जो बेसिक कोर्स है वो 10,000 से आपके पास 6,230 PKR हो चुका है, एडवांस 15,000 से 8,900 हो चुका है, और जो आपका एमडी कैट नम्स और AKU है वो 23,000 से 14,000 पर हो गया। सो यू कैन सी दैट हाउ मच ऑफ ए सुपर डिस्काउंट दिस इज बीइंग ऑफर्ड टू ईच एंड एवरी वन हियर। ठीक है, तो दिस ऑफर, शहीर वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये जो हमारी 11-11 की ऑफर है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है, विच मीन्स दैट ये जो ऑफर है यू कैन ओनली अवेल दिस बाय 11 PM टुनाइट। मतलब आज 11 नवंबर की 11 को आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। और अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि इस कोर्स में हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो हम लोगों ने आपके लिए ये फ्री डेमो सेशन एक अरेंज करवाया है। ठीक है, सो इफ यू ऑल वांट टू अवेल दिस कोर्स देन यू कैन रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द ग्रुप्स। और आज रात 11-11 से पहले आई वुड सजेस्ट दैट यू ऑल अवेल दिस 11% ऑफ ऑन द अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जो कि दिखने में 11% है लेकिन एक्चुअली में 44% ऑफ है। ठीक है, बिकॉज आफ्टर टुनाइट द प्राइजेस विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल प्राइसिंग ऑफ कोर्स। सो डू अवेल दिस ऑफर। नाउ आई विल लव टू इंट्रोड्यूस आवर ट्यूटर फॉर टुडे, जो कि आपके साथ एक्चुअली में क्लास लेंगे, सर शहीर हैदर। ही हैज ए ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एमडी कैट फिजिक्स एंड आई एम श्योर आप उनकी क्लास बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, और वो आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स का जो चैप्टर है वेव्स, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत आई कुड से डिफिकल्ट चैप्टर है, उसके हिसाब से वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो शहीर नाउ आई विल हैंड इट ओवर टू यू। Assalamu alaikum everyone. This is Mirza Shahir Haider. I'm third year MBBS student at Dow Medical College. Back in 2021 मैंने भी अपना एमडी कैट दिया था, और एमडी कैट के अंदर सबसे मुश्किल समझा यही जाता है कि फिजिक्स होती है, लेकिन एक दफ़ा अगर आपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर आप हो सकता है बायो भूल जाएं, लेकिन फिजिक्स फिर आप मुश्किल ही है कि भूलेंगे। सही है।
तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर वेव्स। आप सबको पता है कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। सही है, इसमें वेव्स, ऑसिलेशन, एसएचएम सब कुछ एक साथ है। तो हम कोशिश करेंगे आज जो टॉपिक्स कहे थे उन सब उनको देखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ब्रीफ क्वेश्चन से। हाउ डू यू डिफाइन वेव्स? आई नीड एवरीवन टू आंसर इन द चैट बॉक्स। Guys, how do you define waves? Waves, what is a wave? Movement of particle, crest and trough. Okay, a lot of variations in the answer. It is basically, yeah. Uh, Gayatri ने सही जवाब दिया. It's basically a disturbance in the medium. Usually, but not always, it is a disturbance in the medium. Basically, it is a disturbance that transfer energy from one part to another. That transfer energy from one point to another. तो वेव एक ऐसी चीज है जो हमारे पास विदाउट द ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सही है। अच्छा, सबसे पहले जो हम चीजें देखेंगे, सबसे पहले जो हमें चीज पता जमीन होनी एयरबड चाहिए, चार्ज है। सबसे पहले जो चीज हमें पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स। सही है। टाइप्स ऑफ वेव्स में हमारे पास जो सबसे मेजर डिवीजन है दैट इज मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। Mechanical waves are those waves that do not require a medium for that do require a medium for their propagation. उनके नाम से पता लग रहा है मैकेनिकल वेव्स। हमारी बुक में, सिंह बोर्ड में और डिफरेंट बोर्ड्स में मैकेनिकल वेव्स है और कहीं कहीं पे इसे मैटर वेव्स भी लिखा हुआ है। सही है, बिकॉज इट नीड्स अ मैटर, अ मीडियम इन बिटवीन, जिसकी वजह से ये प्रोपोगेट करता है उस मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। सही है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाटर वेव्स, लाइट वेव इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। एस वेव इन अर्थक्वेक वेव। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल गिटार है, गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग है दैट इज प्रोड्यूसिंग अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, और जो उससे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ऑल्सो अ मैकेनिकल वेव। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दैट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल क्या है? रेडियो वेव्स, एक्स रेज, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स। ये तो हो गया जनरल सा बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वेव को आइडेंटिफाई करें। कौन सी वेव है? विच टाइप ऑफ वेव इट इज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, ओके, लाइट वेव, ओके, electromagnetic wave one, and once again electromagnetic wave, okay. So we got three answers: electromagnetic wave, transverse wave, and a light wave. अगर मैं सबसे अच्छा आंसर मुझे पिक करना हो इसके अंदर से जो कि इस तीनों आंसर को कवर कर देगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही है। मैकेनिकल वेव पे फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं जानबूझ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वेव्स का जो चैप्टर है वो मेनली मैकेनिकल वेव्स पे चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो हमारे पास हम लाइट के चैप्टर में पढ़ते हैं मेनली, या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले में। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है दैट इज यूजुअली ड्यू टू अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। सही है। अ पार्टिकल हैज टू बी अ चार्ज, इट हैज टू हैव सम काइंड ऑफ चार्ज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और वो मूव करना चाहिए। तो ऐसे पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है और मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल वेव बनाता है और मैग्नेटिक वेव बनाता है। और जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल पाथ इज perpendicular टू द मैग्नेटिक पाथ। तो ये जो येलो वाला पाथ है आपको दिख रहा होगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये जो पर्पल वाला है दिस दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हर पॉइंट पे एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, सिमिलरली किसी ने कहा कि इट इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव। सो बेसिकली वी डू नॉट a division of transverse or a longitudinal in electromagnetic wave because the pattern of the propagation of electromagnetic waves सबका ही ट्रांसवर्स की तरह का होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका ट्रांसवर्स की तरह का पैटर्न है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी ही ट्रांसवर्स होती हैं। अच्छा, अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है ये आगे हम मैकेनिकल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और बंदे ने जवाब दिया था किसी ने, इट इज अ लाइट वेव। ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक टाइप है लाइट वेव। लाइट में वी हैव फर्दर विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, सही है, स्पेक्ट्रम होता है डिफरेंट। तो ये तीनों आंसर सही थे, मगर जो बेस्ट बेस्ट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ से हमें एक और चीज भी पता लगती है कि एमडी कैट में वी डू नॉट नीड टू नो द राइट आंसर ओनली, हमें सबसे सही जवाब पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार कुछ एमसीक्यूज सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अगर ये तीनों ऑप्शंस भी होते, स्टिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात करते हैं, और मैंने दो डिविजन्स बनाई हैं यहाँ पे, ताकि हमने सिर्फ वो बात याद रखनी है जो हमें एमडी कैट के अंदर हेल्प करेगी, कम चीज याद रख के हम एमडी कैट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। We have transverse wave on one side and longitudinal wave on the other side. लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसके अंदर मीडियम की मूवमेंट इज पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। सही है, पॉइंट को याद रखने की कोशिश करते हैं, समझेंगे हम इसको पिक्चर के साथ। सही है, एंड इट हैज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ऑन द अदर हैंड, ट्रांसवर्स वेव इज द वन in which the movement of the particle of the medium is perpendicular to the propagation of the wave। यानी वेव की जो प्रोपगेशन है उसके रिस्पेक्ट से जो मीडियम की प्रोपगेशन है यानी मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बन रहा है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ होता है। अच्छा, अब ये बात क्या हुई है, ये हम बगैर डायग्राम के तो समझ नहीं सकते, तो आई हैव अ डायग्राम फॉर यू। सही है, व्हाट काइंड ऑफ वेव इज इट? इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है। इस वेव के पूरे पूरे प्रोपगेशन के बाद पे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स को मार्क कर दिया। दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी, दिस पॉइंट डी। आप खुद बताएं मुझे कि अगर आप एक रस्सी लें और उस रस्सी को एक तरफ से बांध के उसमें स्प्रिंग में प्रोड्यूस करना शुरू करें ट्रांसवर्स वेव, काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो कि मैकेनिकल वेव है, तो क्या ऐसा होगा कि वो जो पार्ट आपके हाथ में है वो उठ के दूसरी तरफ चला जाता है? नहीं। तो एक चीज तो हमें समझ में आई कि अगर वेव हमें आगे जाती हुई दिख रही होती है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि जो पार्टिकल हैं वो भी आगे जा रहे हैं, नहीं तो वो आपके हाथ में नहीं रहते। तो हो ये रहा होता है बेसिकली, इफ इट इज अ रोप और मैंने उस पर डिफरेंट मार्किंग कर दी, तो पार्टिकल ए वुड बी मूविंग ऊपर नीचे। सही है, सिमिलरली पार्टिकल बी वुड बी मूविंग लाइक दिस, पार्टिकल सी, पार्टिकल डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो अगर मैं नॉर्मली देखूं, मैंने वेव की प्रोपोगेशन को इस रेड लाइन से ड्रॉ कर दिया है, और सिमिलरली मैं पार्टिकल के मोशन को इस येलो लाइन से बना दिया है, ऊपर या फिर नीचे, ऑन आइदर साइड्स ऑफ द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? दिस इज 90 डिग्री ऑन दिस साइड एंड 90 डिग्री ऑन दिस साइड एज वेल। तो ये वो ट्रांसवर्स वेव का मोशन है जो हमें पता ये लग रहा है कि इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स वेव। अब जल्दी से मुझे आप चैट में बताएं कि एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं ट्रांसवर्स वेव की जो आपने डेली लाइफ में खुद से ऑब्जर्व की होंगी। कम ऑन गाइस, कराची में रहते हैं हम तो सीबीयू भी जाते हैं। वाटर वेव्स, ऑल राइट, उसके अलावा वाटर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हम्म, एक चीज इसकी मैं एग्जांपल देके मैंने समझाया है, वेव्स इन अ स्ट्रिंग, वेव्स इन अ रोप, ऑल राइट। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन टोटल सारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल वेव्स। ECG. So basically, ECG is the electrical visualization. So इस तरह तो हम साउंड वेव की भी विजुअलाइजेशन उस तरह से कर सकते हैं, किसी भी वेव की कर सकते हैं। तो मैं अभी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैकेनिकल वेव से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन वी से दैट परपेंडिकुलर टू द मीन पोजीशन? यस, वी कैन से दैट कि ये परपेंडिकुलर है टू द मीन पोजीशन, लेकिन उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मीन पोजीशन ने तो हमेशा उसी जगह पे रहना है। सही है, एंड वी डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इज जस्ट अ पोजीशन, इट इज नॉट अ वेक्टर। सही है, टू हैव सम काइंड ऑफ डायरेक्शन वी शुड हैव सम काइंड ऑफ वेक्टर। मीन पोजीशन एक पॉइंट है,
अब वो पॉइंट डिफरेंट जगह पे है तो इस वजह से वो एक लाइन बन रहा है। कभी कभार क्या होता है कि चीज कहने में सही लग रही होती है लेकिन वो साइंटिफिक रीजनिंग के हिसाब से बेहतर नहीं होती। तो मीन पोजीशन एक सिंपल एक पॉइंट है, और वो डिफरेंट पॉइंट्स पे मार्क होने की वजह से इसलिए वो एक लाइन बन रहा है। आप देखें मीन पोजीशन को कहीं पे भी मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया हुआ, इस डायग्राम के अंदर भी डिफरेंट पॉइंट्स मार्क है। लेकिन जो हमारे पास एक वेक्टर है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ द वेव का, वो आपको सबको पता होगा कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, सही है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान हम डायरेक्शन देखेंगे। तो इट्स बेटर टू से कि it is basically perpendicular, the motion of particle is perpendicular to the motion of the propagation of wave। सही है। अर्थक्वेक की वेव पे हम आते हैं। दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट। अब हमारे पास है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसके अंदर भी हम देखते हैं कि पार्टिकल किस तरह से मूव करेंगे। कोई भी पार्टिकल मैं इस स्प्रिंग के ऊपर अगर मार्क करूं, लाइक ये पर्पल लाइन है, इसके अंदर मैं डिफरेंट पार्टिकल्स को इस तरह से मार्क कर देता हूँ। आपने खुद देखा होगा जब आप एक स्प्रिंग के अंदर कोई वेव प्रोड्यूस करते हैं तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि वेव जो है वो आगे जा रही है, और वेव उस पॉइंट से आगे मूव भी करती है क्योंकि इट इज बेसिकली ट्रांसफरिंग द एनर्जी। लेकिन स्टिल वही बात, क्या वो आपके हाथ में जो पार्टिकल होता है वो आगे चला जाता है? वो पार्ट ऑफ स्प्रिंग नहीं जाता। इसी वजह से हमें पता ही ये लगता है कि अगर हम इसमें सिंपल इस तरह की डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें, सिर्फ आगे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें, तो इस तरह का मोशन होगा। तो हमारे पास जो एक पार्टिकल है, लाइक ये जो मैंने येलो पार्टिकल बनाया है, ये आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा, लाइक दिस। और वेव का जो मोशन है वो आगे जाने का है, तो उसके लिए मैंने ये वेक्टर बनाया। तो सिमिलरली सेम वेक्टर मेरे पास पार्टिकल की मोशन के लिए। तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बना? 0 डिग्रीज और 180 डिग्रीज, विच इज बेसिकली पैरेलल। ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज मूविंग पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ठीक है। अब हमें पढ़ना है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंट चीजें। इन ट्रांसवर्स वेव वी हैव अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ। अब व्हाट इज अ क्रस्ट? हाउ टू डिफाइन अ क्रस्ट? इट इज basically the maximum displacement in the positive direction। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, इफ दिस इज अ जीरो पोजिशन, इफ दिस इज +1 पोजिशन एंड दिस इज -1 पोजिशन, सो मैं आता हूँ दोबारा से। सो thrust क्या होता है? इट इज बेसिकली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, one side of the mean position. It is maximum displacement on the positive side of the mean position, and trough is the maximum displacement on the negative side of the mean position. सिमिलरली कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होंगे, जो कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव में होते हैं, ट्रांसवर्स वेव में नहीं होते। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंप्रेशन में जो हमारे पास स्प्रिंग है उसका एक पार्ट है जिसके अंदर पार्टिकल्स करीब करीब है, नाम से ही पता लग रहा है कंप्रेशन। रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल दूर दूर है, सही है। तो यहाँ पे वी हैव मोर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे वी हैव लेस डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, सही है। तो अ रीजन इन अ longitudinal wave where we have more particle or where we have more density of the medium is known as compression, and where we have a less density of a medium is known as rarefaction। ठीक है। अब गेतरी ने सवाल किया, कैन वी से एंटी पैरेलल? ओके। सो जो मूवमेंट है पार्टिकल की, वो पैरेलल जाएगी फिर एंटी पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी फिर एंटी पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी फिर एंटी पैरेलल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो लाइन है, जो वेक्टर की लाइन है, वो एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं, हम उसको पैरेलल भी कह सकते हैं। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। क्योंकि अगर आप स्टैंडिंग वेव भी प्रोड्यूस करेंगे वेव एक स्प्रिंग के अंदर, तो वो आगे जाने के बाद वेव दोबारा रिपीट होगी, सही है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मीडियम अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, इस तरह वेव भी अपने मोशन को रिपीट करेगी जब तक सारी एनर्जी खत्म ना हो जाए। तो समझने की बात यह है कि इट इज पैरेलल या फिर इट इज एंटी पैरेलल, लेकिन समझने की बात यह है कि इट इज नॉट परपेंडिकुलर, विच इज द फीचर ऑफ आर ट्रांसवर्स वेव।
इट क्लियर नाउ? अच्छा, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारी बुक, सबकी बुक्स में लिखा हुआ है। और अभी यहाँ पे सवाल हुआ था अर्थक्वेक से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ वेव में मैंने आपको दो चीजें बताई मैकेनिकल वेव्स के बाद। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सबसे पहले वी हैव द डिवीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। उसके बाद मैकेनिकल वेव्स के अंदर वी हैव द डिवीजन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव के अंदर वाटर वेव आ जाती है, लाइट वेव बीइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव का पार्ट होगी। फिर अर्थक्वेक के अंदर P wave is considered as longitudinal wave and S is considered as a transverse wave। अब इसके लिए आपको बेहतर समझना पड़ेगा अर्थक्वेक की वेव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। और ये मेरे ख्याल से पंजाब बोर्ड और केपीके की बोर्ड में, केपीके बोर्ड की बुक्स में लिखा हुआ है। अभी फिलहाल हम वेव्स को सही तरह से समझते हैं, फिर हम फर्दर जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह हम वेव्स, क्योंकि वेव्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हम उसके अंदर हर चीज को डिटेल के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। अब आपके लिए अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उससे दो क्वेश्चन, देखते हैं कौन बताता है, फिर उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन के अंदर अगर कोई नई चीज है तो उसे डिस्कस करते हैं। When a stone is when a stone is thrown in the water, any circle draw with its center of a stone is। अच्छा, मैं बात करता हूँ, ये बेसिकली सवाल पूछ कर है। जब एक स्टोन किसी पानी की वाटर बॉडी के सेंटर में फेंका जाएगा तो उसके अराउंड वेव प्रोड्यूस होंगे, सही है। उसके सर्किल से किसी भी पॉइंट पे उस सर्किल के सेंटर पे, यानी उस वाटर बॉडी के सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक लाइन बनाएंगे तो वो सारे पार्टिकल जो उस लाइन पे लाई करते हैं वो किस चीज के एग्जाम्पल होंगे? ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ वेव, तो कोई भी एक स्पेसिफिक लाइन, फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन मीन पोजीशन से बना दूं, मैं मीन पोजीशन से लाइन बना दूं, या फिर मैं यहां से बनाऊं, मैं यहां से बनाऊं, वो स्पेसिफिक लाइन के अंदर जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे वो सारे सेम फेज में होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रस्ट के ऊपर से लाइन बनाऊं तो वो ऐसी लाइन बनेगी जिसके अंदर सारे पार्टिकल क्रस्ट पे आएंगे। अगर मैं ट्रफ के पैरेलल पे लाइन बनाऊं तो सारी लाइंस ट्रफ पे आएंगी, ठीक है। तो और मैं बीच में कहीं पर बनाऊं तो वो जो बीच में एक स्पेसिफिक फेज होगा, जितना भी वो डिस्टेंस मीन पोजीशन से कवर कर चुके होंगे वो सब वहां पे आएगा। तो वो जो ये लाइन मैं बना रहा हूँ इट इज नोन एज अ वेव फ्रंट, सही है। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं जरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कैन बी ऑल्सो से इट इज अ क्रस्ट। ओके, देखिए क्रस्ट जो है वो बेसिकली पैटर्न को रिकग्नाइज करने का तरीका ट्रांसवर्स वेव का। लेकिन जहां तक बात एम्पलीट्यूड की है तो एम्पलीट्यूड लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी होगा और एम्पलीट्यूड ट्रांसवर्स वेव का भी होगा, सही है। एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑन आइदर साइड ऑफ इट, सही है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ड्रम भी कंसीडर कर ले तो ड्रम के जब डायफ्राम पे जोर से हाथ मारेंगे तो उसकी वजह से जितने डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ज्यादा। अगर हम स्पेसिफिकली डायफ्राम की बात करते हैं तो डायफ्राम ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज्यादा वो नीचे जाएगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, और उसकी वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही होगी वो उसी तरह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कैरी करेगी, और उसी तरह से एम्पलीट्यूड आगे वे फॉरवर्ड आगे चलता रहेगा, सही है। तो हम कह सकते हैं, हम बिल्कुल कह सकते हैं द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड उसको हम क्रस्ट से जो है वो उसकी एनालॉजी बना सकते हैं, लेकिन फिर ट्रफ से भी बना सकते हैं। तो क्रस्ट और ट्रफ को बेसिकली पैटर्न को रिकग्नाइज किया हुआ है, पैटर्न को इस तरह से डिस्टिंग्विश किया हुआ है ट्रांसवर्स वेव के और कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन से लॉन्गिट्यूडनल वेव के। अच्छा, which of the following contains a pair of a transverse wave and a longitudinal wave? इन तीनों के अंदर में से चार चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसके अंदर जिसके पास एक ट्रांसवर्स वेव है और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव? ओके, ओके, ओके। सो दो आंसर आ रहे हैं, सी डी, सी डी। हम मैं खुद से देखता हूँ, सारे ऑप्शंस को देखता हूँ। टॉकिंग अबाउट ऑप्शन ए, रेडियो वेव एंड एक्सरेज बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, तो दोनों क्या होंगी? ट्रांसवर्स वेव होंगी। बी,
Infrared and ultraviolet, again, both are electromagnetic in nature, so both will be a both are the transverse wave. ऑप्शन डी देखें, वेव्स इन अ रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है? वाटर वेव से बना होता है, सही है। अगेन अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर, दोबारा से ट्रांसवर्स वेव। ऑप्शन सी देखें, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, हमें पता है, और रेडियो वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑलराइट, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। Question number 4. The velocity of a particle moving with a frequency v and wavelength lambda is wave formula v is equal to f lambda. Option E. All right. सही है। अब क्वेश्चन 5 पे जो है ना, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जिनको पता है उनकी बहुत अच्छी बात है। The one which has the longest wavelength in the following is longest wavelength. Okay. Some are saying red light, some are saying X-rays. I'm talking about the longest wavelength. Longest wavelength. Some are saying C. Okay. बुशरा नकवी हैज सेड रेडियो वेव्स। ओके, ठीक है। अब आपको मैं जो चीज बताऊंगा आपने याद रखनी है, और ये एक ऐसी ट्रिक है जो ना सिर्फ आपको फिजिक्स के इस चैप्टर, बल्कि फिजिक्स के कुछ और चैप्टर हैं जो सेकंड ईयर में, उसके अंदर भी काम आएगी, और इवन केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स में आपको काम आएगी। द ट्रिक इज RMIVUXG। ऑलराइट, इसको पढ़ते इस तरह से कि रमीव यू एक्स जी, सही है। अब याद क्या रखना है हमें, इस तरफ जाते हुए वी हैव इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, एंड इस तरफ जाते हुए वी हैव इंक्रीजिंग वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का हमेशा अपोजिट नेचर होता है, अपोजिट रिलेशन होता है, सही है। अब व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन अ सेकेंड। अगर हम इस तरह से करें, दिस इज अ वन वेव, दिस इज अ अनदर वेव, तो दो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन, सही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, उतनी ज्यादा वेवलेंथ करीब आती रहती है, यानी उतनी ज्यादा वेवलेंथ छोटी होती रहती है। दैट्स व्हाई वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हैव इनवर्स रिलेशन। मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया, एक ट्रिक बताई, रमी व्यूएक्स एक नमोनिक है, जिसमें इस तरफ जाते हुए वी हैव इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और इस तरफ जाते हुए यानी राइट साइड की तरफ जाते, लेफ्ट साइड की तरफ जब मैंने आर लिखा है उस तरफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अब मैं बताता हूँ ये है क्या। दिस इज रेडियो वेव, दिस इज माइक्रोवेव, दिस इज इंफ्रारेड, दिस इज विजिबल लाइट, दिस इज अल्ट्रावायलेट, दिस इज एक्सरेज, एंड दिस इज गामा रेज। ठीक है, तो आज हमें ये पता लग रहा है कि गामा हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई इट वुड बी हैविंग दिस हाईएस्ट एनर्जी, सही है। उससे इससे हम एक और बात कह सकते हैं कि गामा रेस की सबसे कम वेवलेंथ होती है, और उससे कम, उससे थोड़ी सी बड़ी होती है एक्स रेस की, लेकिन बाकी सबसे कम होती है। अच्छा, अब ये सवाल है, इसके अंदर हमारे पास रेड लाइट है और रेडियो वेव्स, और मैं आपको बता चुका हूँ दिस इज रेडियो वेव, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज रेडियो वेव्स। अब आप पूछेंगे कि रेड लाइट कहाँ पे आएगी फिर? दिस इज विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के अंदर आपको पता होगा कि हमारे पास स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमारे पास स्पेक्ट्रम में सात कलर होते हैं, सही है। और कौन कौन से? सही है। इसको याद करने का तरीका है रोआई GBIV या फिर VIB विद ग्योर, इसको पढ़ते हैं, सही है। मैंने इसको इस तरह से उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैं पैटर्न आपको ऊपर याद करवाया उसी तरह से आपको याद करना है, कि इसी तरह से यहाँ पे वॉयलेट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट एनर्जी विजिबल के अंदर, एंड रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि देखिए, चाहे रेड हो, ऑरेंज हो, येलो हो, ग्रीन, ब्लू, इंडियागो, वॉयलेट, कोई भी हो, वो सब है विजिबल लाइट के अंदर। तो अगर कोई भी कंपैरिजन विजिबल लाइट के किसी भी कलर का अल्ट्रा वायलेट, इंडियागो, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सरेज, गामा से हो रहा होगा, तो आपने जस्ट उसको विजिबल लाइट कंसीडर करते हुए इस हिसाब से आपने उसको सही करना है, जो मैंने यहाँ पे किया कि यहाँ पे इसके हिसाब से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव की होगी। ऑलराइट, ये बात सबको समझ में आई है? आप अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल वी ऑन?
अच्छा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने थोड़े से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो कि हमारे पास वेव्स में लगते हैं। सही है। तो रिफ्लेक्शन और स्टेशनरी वेव पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। when when two or more waves overlap in space, resulting disturbance is equal to the algebraic sum of individual disturbances। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो वेव्स जब भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी तो उनके और उन सेम मीडियम में सेम टाइप ऑफ वेव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर वेव्स और साउंड वेव का कंपैरिजन हो रहा हो और उनके दरमियान इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हो रहा हो। दे हैव टू बी इन द सेम मीडियम एंड दे हैव टू बी ऑफ द सेम टाइप। तो क्या होगा कि उनकी जो डिस्टर्बेंस होती है, बेसिकली डिस्टर्बेंस को हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट वाई से कर सकते, डिफरेंट वेरिएबल्स भी यूज हो सकते हैं, वो एड अप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टर्बेंसेस, मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है कि डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड। ये दो वेव्स हैं जो दोनों सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे थे, और क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में थे तो इनके सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और एड अप हो गया। तो हमें पता ये चला कि फॉर इंटरफेरेंस और ऑल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। अब किस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और किस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ये समझना है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है? पहले तो इंटरफेरेंस की हमारे पास चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या प्री रिक्विजिट्स है। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये इन सेम मीडियम, ये चार बातें याद रखनी है। दे शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दे शुड हैव द सेम वेवलेंथ, दे शुड बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन और सेम मीडियम। ये चार बातें होंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सही है। अब क्या होगा हमारे पास? दिस इज वेव वन, दिस इज वेव टू, और इन्होंने आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया क्योंकि दे आर मूविंग इन द सेम मीडियम विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देखें, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से री हो गई है, यानी एम्पलीट्यूड एड अप हो गए। इसका एम्पलीट्यूड y1 है फॉर एग्जाम्पल, इसका एम्पलीट्यूड y2 है, तो y1 प्लस y2 हमारे पास एक री ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड बनाए। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन द अदर हैंड क्या होता है हमारे पास? पार्ट डिफरेंस में बाद में आते हैं। दो वेव्स जो कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, सही है, एक नया वर्ड आपको यहाँ पे पढ़ने में मिला है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। सही है। तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह से इंटरफेरेंस करेंगे जिसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, कि आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी। सही है। अब सबसे पहले ये बात हम समझ लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होना। सही है। इसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो ये है कि मैं पहली स्लाइड पे आता हूँ वेव से समझाऊंगा। सही है। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रांसवर्स वेव बनी हुई है, मैं सिर्फ रेड वाली वेव को डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन या कोई भी वेव का मोशन जो होता है वो साइन वेव या फिर कॉस वेव से आराम से एक्सप्लेन हो सकता है। ये एक फंक्शन होता है साइन वेव का। अब मैं साइन वेव की बात करता हूँ। हमें पता है मैं यहाँ पे इस मीन पोजीशन को एक्सटेंड कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। दिस इज जीरो पोजीशन, दिस इज +1 पोजीशन, दिस इज -1 पोजीशन। सही है। इस कॉन्सेप्ट को आप सब लोगों ने यहाँ पे समझ लेना है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा वेव्स में भी और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी और रोटेशनल मोशन में भी। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कहने का मतलब क्या है? ठीक है। आप सब मुझे बताएं कि sin 0 की वैल्यू क्या होती है? sin 0 is 0। सही है। अब मैं यहाँ पे चार पॉइंट्स मेजर, यहाँ पे इसके अंदर मैं चार पॉइंट्स लिख रहा हूँ। दिस इज 0 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 180 डिग्रीज, दिस इज 270 डिग्रीज एंड दिस इज 360 डिग्रीज एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास? हमें पता है sin 0 is 0, दैट्स वाई द वेव इज एट दिस पॉइंट। ठीक है। एक सेकंड में दोबारा से लेबलिंग करता हूँ। दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। अब कोई भी जो कंप्लीट रोटेशन होती है, कंप्लीट मूवमेंट के अंदर वी हैव 360 डिग्रीज। सर्कुलर मोशन के अलावा हम वेव मोशन को भी डिग्रीज के टर्म्स में किस तरह से तोड़ेंगे? हमें पता है sin 0 is 0,
तो वेव यहाँ पे है अभी, ठीक है। साइन 90 वुड बी +1, तो ये +1 पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर आप कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हैं, आपको पता भी होगा। साइन 180 इज अगेन 0, दोबारा यहाँ पहुंच गया, सही है। साइन 270 इज -1, -1 पोजीशन पे पहुंच गया। साइन 360 इज अगेन 0, और हमारे पास एक वेव जो है वो कंप्लीट हो गई है। दिस इज नोन एज अ फंक्शन ऑफ अ साइन वेव, ठीक है। और इससे हम किसी भी वेव या एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं। अब हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी? हमारी बात यहाँ से शुरू हुई थी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वी हैव 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होने का मतलब क्या है? 180 डिग्री कहाँ पे हो रहे हैं? यहाँ पर, यानी एक कंप्लीट क्रस्ट या एक कंप्लीट ट्रफ अपने अंदर 180 डिग्रीज रखता है, और उसके साथ जब एक और क्रस्ट मिल जाता है तो कंप्लीटली 360 डिग्रीज हो जाते हैं, यानी वन कंप्लीट साइकिल हो जाती है। सर्कुलर मोशन की कंप्लीट साइकिल है, इस तरह इस वेव की कंप्लीट साइकिल हो जाती है और वन वेव कंप्लीट हो जाती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब कहा कि इट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यानी अब ये होता है हमारे पास कि जो क्रस्ट है वो 180 डिग्री, उससे जो नेक्स्ट वेव आ रही है वो उससे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, यानी वो उसके बिल्कुल साथ शुरू नहीं होगी, वो उसके एक आगे से शुरू होगी, लाइक दिस, ठीक है। यानी जहां पर क्रस्ट होगा उसके ऊपर ट्रफ आ गया। और यही वो वजह है कि एम्पलीट्यूड एक दूसरे से नेगेटिव नेचर के अंदर आके एड अप हो रहे हैं, और हमारे पास क्या मिल रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें कैंसिलेशन मिल रहा है। जबकि ऑन द अदर हैंड हमारे पास जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर दे आर नॉट आउट ऑफ फेज, दे आर 0 डिग्री, या फिर हमें उसके बेहतर तरीका ये कहने का कि दे आर इन फेज, यानी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा, और उस तरह से उनके एम्पलीट्यूड एड अप होंगे। दैट्स वाई हमें वहां पे री मिल रही है, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? सॉरी। अब यहाँ पे बात आती है पार्ट डिफरेंस की, ठीक है। खुद से देख लें आप, हमें पता है लैम्डा इज वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होती है? वन कंप्लीट वेव की लेंथ, लाइक ये पूरी लेंथ, या फिर अगर मैं इसके आगे एक और वेव बनाऊं तो एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक की लेंथ, या फिर एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक की लेंथ, ऑलराइट, ठीक है। तो अब पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास कंडीशन ये है कि क्रस्ट के ऊपर हमेशा क्रस्ट ही आना चाहिए। तो यानी अगर वो 0 से स्टार्ट करे, यानी जहां से पहली वेव थी अगर वहीं से स्टार्ट करे उसी से, यानी 0 वेवलेंथ डिफरेंस से, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज फर्स्ट वेव जो यहाँ खत्म हो रही है, और फिर यहाँ से दूसरी ये आगे इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, तो ये हो गई वन वेव, यानी वन वेवलेंथ, एंड दिस इज अनदर वेवलेंथ। तो अगर किसी वेव को इसके साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अब या तो वो उसके साथ यहां से शुरू करे, या फिर वो यहां से शुरू करे, तभी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आएगा। तो यानी या तो हमें 0 से शुरू करना है, या फिर आफ्टर वन वेवलेंथ, उसके बाद आफ्टर टू वेवलेंथ, आफ्टर थ्री वेवलेंथ, आफ्टर फोर वेवलेंथ, आफ्टर एन वेवलेंथ। हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या बना? एन लेमडा, सही है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, बिकॉज वी वांट टू हैव क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। लेकिन ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये है कि हम ये चाहते हैं कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ना आए, ट्रफ आए। अब इन टर्म्स ऑफ एंगल्स तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज 180 का 180 डिग्रीज का डिफरेंस। लेकिन आप खुद देखें कि ये जो एक वेव है दिस इज इक्वल टू वेवलेंथ लेमडा, तो यहां तक का आधा डिस्टेंस किस चीज के बराबर होगा? लेमडा/2। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास ये चीज है कि इट शुड बी, या तो वो लेमडा/2 से शुरू करे, सही है, या फिर अब अगर वो दोबारा, अब अगर सेकंड चीज वो यहां से शुरू करेगी तो दोबारा कंप्लीट वेवलेंथ हो जाएगी और क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आने लगेगा। ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है? तो अब हम ये चाहेंगे कि आप वो इस तरह से करें कि हमारे पास ऑड नंबर आए हमेशा इसके, और यहाँ पे 2n+1 एक ऐसा 2n+1 एक ऐसा फंक्शन है कि इसके अंदर n की जगह पे आप कुछ भी इनपुट करें आपके पास हमेशा ऑड नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 पुट करूं तो 2 टाइम्स 0 + 1 इज 1, यानी लेमडा/2, यानी यहाँ से शुरू हो। अगर मैं 1 पुट करूं तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 3 लेमडा/2, सही है। 1 then 3 then 5 then 4, सही है। ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है? तो हम हमारे पास हमेशा हमेशा हमारे पास क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट की जगह पे ट्रफ आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। तो जो चीजें हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वी हैव बोथ द वेव्स इन फेज, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वी हैव बोथ द वेव्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, और दे आर आउट ऑफ फेज
आउट ऑफ फेज बाय हाफ लेंथ, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। सही है, ये सारी बातें आपने याद रखनी। एक और डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहाँ पे, इसकी इलस्ट्रेशन यहाँ पे बनाई हुई। ऑल राइट। अब हमारे पास जो टॉपिक है उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी उससे आते हैं। सही है, दैट इज स्टेशनरी वेव। चैट में सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये आपने आंसर करना है कि स्टेशनरी वेव्स नाम से क्या पता लग रहा है कि उनको स्टेशनरी वेव्स कह ही क्यों रहे हैं। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रिपीट करना है, मैं रिपीट करता हूँ। मैं इसके अंदर स्टेशनरी वेव के अंदर आपको दोबारा डिमॉन्स्ट्रेशन से इसके अंदर, क्योंकि इलस्ट्रेशन अच्छी बनी है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सही है। जिया ने बताया है कि फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं करते हैं क्योंकि ये दो फिक्स पॉइंट के दरमियान प्रोड्यूस होते हैं, तो ये उन्हीं के अंदर बार बार घूमते हुए अपनी एनर्जी लॉस कर देंगे। इसी वजह से इनको स्टेशनरी वेव, या फिर एक और इनका नाम है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्टैंडिंग वेव्स। सही है। अच्छा, चलो मैं यहाँ पे बढ़ने से पहले मैं दोबारा से ये क्वेश्चन की आंसर कर देता हूँ ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। सुपरपोजिशन का फिनोमेना बस ये कहता है कि जब भी इंटरफेरेंस होगा, या दो ऐसी वेव जो कि सेम मीडियम में मूव कर रही है, सेम फ्रीक्वेंसी है, और वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, या तो सेम डायरेक्शन में टकरा सकती है या तो अपोजिट डायरेक्शन में टकरा, उनके एम्पलीट्यूड ऐड होंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होने की वजह से ये होता है कि एक एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल प्लस डायरेक्शन में ले लेंगे तो दूसरा जो है नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और ये प्लस माइनस माइनस होने की वजह से y1 दिस इज y2। और क्योंकि सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, तो यानी सेम एम्पलीट्यूड भी है, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास कैंसिलेशन आ जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सुपर पोजिशन, यानी एक दूसरे के सुपर पोजिशन वाली स्टेट आ गई। एम्पलीट्यूड 1 प्लस एम्पलीट्यूड 2 क्योंकि सेम डायरेक्शन में एड अप होके वो 2 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड हो जाएगा बेसिक, यानी वो आपस में हमारे पास री हो जाएगी। सही है। एक और चीज बोली कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज को रिपीट कर दे। मैंने ये बताया था आपको, मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, अभी आप भूल जाएंगे स्टेशनरी वेव की स्लाइड है, यहाँ पे ये भी भूल जाएंगे लूप्स बने हुए। सिर्फ इस सॉलिड ब्लैक लाइन को देखें, दिस इज अ कंप्लीट वेव। एक कंप्लीट वेव एक कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री की तरह होती है। मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, दिस पॉइंट इज ऑफ 0 डिग्री, दिस पॉइंट ऑफ 90 डिग्री। मैं क्योंकि कॉस वेव को स्टडी कर रहा हूँ, कॉस वेव बिल्कुल एक ट्रांसवर्स वेव बनती है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये खुद एक साइन वेव है। कॉस वेव भी वो बनती है और साइन वेव भी ट्रांसवर्स वेव बनती है। मैं यहाँ पे साइन वेव बना रहा हूँ। दिस इज 180, दिस इज 270, दिस इज 360। ठीक है। तो हमारे पास, मैंने ये कहा कि दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज +1 पॉइंट, दिस इज -1 पॉइंट, यानी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, +1। दैट्स वाई हमें यहाँ पे +1 पे मिला पॉइंट, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है क्योंकि मैं ऐसी, आप समझ तो रहे होंगे। साइन 180 दोबारा से 0। तो अब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है कि 180 वाली लेंथ कवर हो चुकी है। अगर मैं कहूँ कि इट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यानी अब मुझे एक वेव ऐसी बनानी है जो इसके 180 के आगे से बने, जो इससे 180 डिग्री आगे हो। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब है इट इज 180 डिग्री आगे इससे। तो ये जो सेकंड वेव मैंने इस वेव की यहां से बनाई है, ये इससे 180 डिग्रीज अहेड है। सही है। या फिर 180 डिग्रीज, उससे ये भी कह सकते हैं कि इससे 180 डिग्रीज फार है, जहां पे इसका ट्रफ शुरू हो गया फर्स्ट वेव का, वहां पे अभी इसका पहला क्रस्ट ही आया है। ये बात आपको, अब आपको यहाँ पे बात समझ में आई है, जैसे सवाल पूछा था। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, आमना नासिर, इज इट क्लियर टू यू? थैंक यू सो मच। अच्छा, स्टेशनरी वेव्स में मैं आपसे ये पूछ रहा था कि स्टेशनरी वेव्स में, स्टेशनरी वेव क्यों कहते हैं, कि उसके मेरे पास क्वेश्चन आ गया था कि उसका जवाब मेरे पास ये आ गया था कि स्टेशनरी वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो फिक्स पॉइंट के बीच में प्रोड्यूस होती हैं और एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती हैं, उसी के अंदर इनकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। दैट इज वाई दे आर आल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है। चार बातें मैंने आपको सुपर पोजिशन के बाद इंटरफेरेंस में बताई थी। सही है, इसी तरह आप चार बातें इसके अंदर भी याद रखें। सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, इसके अंदर भी सुपरपोजिशन होगा, स्टेशनरी वेव्स के अंदर भी। हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, मूविंग इन अपोजिट, यानी ये जब लूप बना, ये दो फिक्स पॉइंट के दरमियान एक स्ट्रिंग है जिसको बीच से प्लग किया। सही है। और तो दोबारा से जब इसकी वेव आएगी तो वो इस तरह से आएगी, और अगर इसको यहाँ से प्लग किया जाएगा तो एक दो इस तरह से वेव गई कंप्लीट, और फिर वो इस तरह से वापस आई, तो यानी लूप्स बन गए।
वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, पहले वेव इस तरह से गई और फिर वेव इस तरह से आई, ये दिस इज फॉर वन लूप, दिस इज फॉर टू लूप्स। ठीक है। अच्छा, अब एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट और नोड और एंटी नोड पे आने से पहले हमारे पास एक और बात है जो समझने की है, वो ये है कि ये आपकी केपीके और पंजाब बोर्ड दोनों की बुक्स में हमारे पास बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पुरानी सिंध बोर्ड की बुक में ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नहीं था, लेकिन एमडी कैट के अंदर फिर भी क्वेश्चन होता था। सही है। और वो ये है कि जब भी हमारे पास कोई वेव किसी ऐसे मीडियम में ट्रेवल कर रही हो कि वो जिस मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आएगी वो उसके अपने मीडियम से ज्यादा डेंसर है, तो उसके अंदर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्या बात हुई, मतलब मैंने क्या बात कही समझ में नहीं आई होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, हमने देखा कि एक रोप है, हमें पता है कि रोप की डेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ अ कॉन्क्रीट वॉल। ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम आपके हाथ में फॉर एग्जाम्पल, और एक पॉइंट आपने कॉन्क्रीट वॉल पे फिक्स कर दिया। आपने खुद नोट किया होगा कि जब ये इस तरह से आप इस तरह से इसमें वेव्स प्रोड्यूस करेंगे तो एट दिस पॉइंट जाने के बाद ये इस पॉइंट से वापस इस तरह से पलट के आएगी, यानी लास्ट पॉइंट पे जाते हुए अगर इसका क्रस्ट होगा तो बॉल से टकराने के बाद वहां से ट्रफ बनेगा। सही है। और हमें पता है कि क्रस्ट एक क्रस्ट 180 डिग्री होता है और अगला ट्रफ खुद 180 डिग्री होता है, जो मिलकर 360 डिग्री की कंप्लीट वेव की साइकिल बनाते हैं। सही है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया, यानी फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियन इट इज पाई रेडियन। मैं अभी अब पाई और डिग्रीज की कन्वर्जन बता देता हूँ, अभी फिलहाल आप ये देख लें कि फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री और पाई रेडियंस occurs when the wave is reflected from the surface of denser medium, but no phase change occurs if it is reflected from the surface of rarer medium। अब इसको समझने के लिए दूसरी एग्जांपल है। अगेन आपने एक स्ट्रिंग बनाई, उसको आपने एक वुडन आ, उसके साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है कि उसके साथ एक रिंग कनेक्ट कर दी है, और रिंग और उस वुडन बार के बीच में एयर है, यानी उसको थोड़ी सी ढीली है। तो अब होगा ये कि जब आप इसको आप खुद प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, जब आप इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो एट दिस पॉइंट ये जो रिंग होगी ये भी ऊपर नीचे जा रही है। और अभी हम किस मीडियम के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं कि जो हमारे पास रोप है उसका जो मीडियम है वो डेंसर है एज कम्पेयर टू द मीडियम ऑफ एयर, नॉट वुड, क्योंकि वुड अभी बीच में है नहीं। हमने रिंग का ये जो अपरेटस बनाए ये बनाए इसलिए ताकि हम रेयर एंड मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक करा सकें, जो कि अभी फिलहाल एयर है। तो इसके अंदर ये इसी तरह रिंग ऊपर नीचे होती रहेगी और कभी भी हमें 180 डिग्री का चेंज नहीं मिलेगा। सही है। सो ये वाली वो बात है जो एमसीक्यू से पूछी जा सकती है कि व्हेनेवर अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, सही है, तो उसके अंदर हमारे पास 180 डिग्री या फिर पाई रेडियंस का फेस चेंज होता है, एंड व्हेनेवर इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रियर मीडियम एज कम्पेयर टू इट्स ओन मीडियम जिसके अंदर वो ट्रेवल कर रही थी, उसके अंदर कोई फेस चेंज नहीं होता। अच्छा, डिग्रीज और पाई आपको पता होगा कि, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एक्स वैल्यू ऑफ रेडियंस और आप चाहते हैं कि उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ डिग्री और आप चाहते हैं उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर दें, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद पाई बाय 180। अब फॉर एग्जांपल 180 डिग्री निकालना है, ये कितने रेडियंस के बराबर होगा, तो 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, 180 से 180 कट हो गया, वी हैव पाई रेडियंस। ऑलराइट। सिमिलरली इफ वी वांट टू हैव 90 डिग्रीज कितने रेडियंस के बराबर है, पाई बाय 180, 90 वन जार 90, 90 टू जार 180 पाई बाय 2 रेडियन। आई एम सॉरी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, इस स्लाइड के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन हुई है? ऑलराइट। अब हम आते हैं स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव पे दोबारा से। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हवाले से। जो चीज हमें याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जब स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है तो हमें लूप्स मिलते हैं। सही है। बबल्स या लूप्स मिलते हैं। उनके नाम डिफरेंट चीजों के, उनके पैटर्न के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सही है। वी हैव अ नोड एंड वी हैव अ एंटी नोड। नोड क्या होता है, नोड वो जगह होती है जहां पे स्टेशनरी वेव में हर वक्त वो पॉइंट जहां पे हर वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट अभी मीन पोजीशन पे है, ये भी मीन पोजीशन पे है, ये भी मीन पोजीशन पे, ये भी मीन पोजीशन पे, और ये हमेशा मीन पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है। सो दिस इज नोन एज नोड। फिर इज एंटी नोड जहां पे एम्पलीट्यूड हमेशा मैक्सिमम रहता है, यानी दिस वन इज एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। ऑलराइट। ठीक है। अब ये कुछ ट्रिक्स हैं आपको ये एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी।
कि जितने नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम के अंदर 1 2 3 4 4 लूप्स हैं, जितने नंबर ऑफ लूप्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एंटी नोड्स होते हैं, क्योंकि एंटी नोड्स ही तो बेसिकली लूप बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ वेव हैज 4 लूप्स देन इट शुड बी हैविंग 4 एंटी नोड्स। और नोड्स हमेशा n+1 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वेव के अंदर 4 लूप्स हैं, 4 एंटी नोड्स हैं, आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं नोड्स काउंट करूं 1 2 3 4 5, इट इज n+1। ऑल राइट, बात आपको सबको समझ में आई? ठीक है, तो हमारे पास फॉर अ लूप जितने नंबर ऑफ लूप होते हैं, अगर उसको हम n कहते हैं, तो उतने ही हमारे पास एंटी नोड होते हैं, और नोड हमारे पास होते हैं n+1। अच्छा, एक और चीज जो हमने देखनी है वो ये देखनी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप खुद देखें। दिस इज अ कंप्लीट वेव। ऑलराइट, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड, यानी एक एंटी नोड के बाद उसके बाद जो फॉरन कंसेक्यूटिव एंटी नोड आएगा उसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा। ये एक एंटी नोड है, पहले एंटी नोड से देख लेते हैं, और उसके बाद दिस इज कंसेक्यूटिव एंटी नोड। ठीक है, नोड एंड कंसेक्यूटिव एंटी नोड जो इन्होंने यहाँ पे करके भी दिखाया है, नोड एंड एन एंटी नोड। आप खुद देखें, अगर आपको यहां से दिख रहा हो, मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो कंप्लीट वेव को ये हाफ में तोड़ रहा है, यानी कंप्लीट वेव इज अ वेवलेंथ लेमडा, और अगर उसको हाफ में तोड़ दे तो लेमडा/2। सिमिलरली इधर इन्होंने, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दोबारा, नोड पे करके दिखाया हुआ है ब्लू से, दिस इज नोड 1 एंड अनदर नोड, यानी कंसेक्यूटिव नोड। वो दोबारा एक कंप्लीट वेव का आधा पार्ट है, यानी लेमडा/2। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज लेमडा/2। अच्छा, सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे, टेल मी द डिस्टेंस नॉट बिटवीन द कंसेक्यूटिव एंटी नोड और अ नोड, बट टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड, यानी नोड के बाद जो फॉरन एंटी नोड होगा उसका डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नोड एंड दिस इज अ एंटी नोड आफ्टर इट। अब अगर आप इसको देखें, इसने उस हाफ वेव के लूप को भी हाफ कर दिया है, यानी इट इज डिवाइडिंग लेमडा/2 और आपको पता होगा 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा/4। तो डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड इज लेमडा/4, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स इज लेमडा/2। ये बात किसी को ऐसी है जिसकी क्लियर ना हुई हो? अच्छा, अगर सब चीजें क्लियर हो गई हैं तो फिर मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर करता है, ना सिर्फ सबसे पहले, सबसे सही भी। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड इज 5 सेंटीमीटर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 50 हर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ द वेव। क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपको? यू हैव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड जो आपको कह दिया 5 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी भी बता दी, यू हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ द वेव। फॉर योर आंसर्स। ओके, लेट्स डू वन थिंग। कोई यहाँ पे ऐसा है जो अपना माइक खोल के मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना चाहे? डजेंट मैटर, अगर आंसर सही नहीं आता मैं साथ सॉल्व कर लूंगा। आई एम इंटरेस्टेड इन द स्ट्रेटेजी। कोई अपना माइक ऑन करे और मुझे बताए कि व्हाट शुड आई हैव टू डू इन दिस केस। एनीबडी, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं जूम पे। ऑल राइट, ठीक है, मैं खुद कराता हूँ। उम्मे हबीबा ने जवाब दिया है, क्या कहते हैं, बी। ओके, चेक करते हैं। जिया वांट्स, ओके ओके जिया। यस यस सर। जी। किस तरह से क्या करना चाहिए? मैं एक बच्चा हूँ जो एमडीकैट के पेपर में बैठा है, मैंने एक दफा कभी वेव्स पढ़ा था, मैं इसको देख के क्या करूँ, सवाल पे देख के। सर मेरे अकॉर्डिंग अगर टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स जो होता है उसका लेमडा/2 होता है। अगर वो डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो सही है। लेमडा/2 प्लस लेमडा/2 इजिकल्स टू 1 लेमडा होगा। तो 5 एंड 5 को हम प्लस करेंगे तो वो 10 सेंटीमीटर होगा। उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ जो हमारी होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी।
सही है। तो हमारे पास आपने ये बताया कि लेमडा बाई टू इज 5 सेंटीमीटर, तो लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू इज बेसिकली इक्वल टू 5 + 5 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हमारे पास दिस इज कंप्लीट लेमडा, तो हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है। उसके अलावा 10 सेंटीमीटर बी में भी है और सी में भी है। अब इसके बाद क्या करें? उसके बाद हमारे पास जो हमें स्पीड मालूम करनी है, तो उसका फॉर्मूला आपने अभी बताया, v इजिकल्स टू लेमडा एफ। तो बी लेमडा सही है, लेमडा एफ एंड जो वेवलेंथ है उसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो सही जीरो है। पॉइंट मीटर वन में हो क्यों कन्वर्ट जाएगा। करेंगे? आप मुझे बताएं मीटर में क्यों कन्वर्ट करना जरूरी था? क्योंकि आपने जो नीचे जो यूनिट्स दिए हैं वो मीटर में, और ऊपर जो है सेंटीमीटर में है। हाँ, लेकिन एक और रीजन भी है कि इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज में दी हुई है उसका ऐसा ही यूनिट है, तो लेमडा का भी ऐसा ही यूनिट ही होना चाहिए। ठीक है। यस। तो यहाँ पर मेरे पास मैं 10 सेंटीमीटर की जगह क्या रखूंगा? 0.1 मीटर। 0.1 सही है। तो मैं 0.1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/10, और फिर जीरो से जीरो कट हो जाएगा, मेरे पास यस। आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच जिया, एक्सेलेंट। एक और तरीका भी था इसको करने का, इन्होंने इस तरह से अप्रोच किया। इसको इस तरह से भी कर सकते थे, ये लेमडा बाई टू इज इक्वल टू 5, देन ये 2 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड लेमडा वुड बी इक्वल टू 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते थे। अच्छा, हम स्टेशनरी वेव का टॉपिक कंप्लीट करेंगे अभी इसके अंदर, और फिर दो थोड़े से क्वेश्चन करके फिर हम देखेंगे कि लेक्चर एंड करना है या थोड़ा सा और देख सकते हैं हम क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बहुत सारे, टॉपिक बहुत ज्यादा है, कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली आप किसी भी चैप्टर को एक दिन में एक कितने भी क्वेश्चंस कर लें आप उसको एक्सेल नहीं कर सकते, उसको एस नहीं कर सकते, लेकिन आप यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। सही है। अब स्टैंडिंग वेव जो एक स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हुई है, उसके अंदर जो हमें चीज ये याद रखनी है वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी फॉर वन लूप होती है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। और जो दो लूप के लिए होती है जिसकी डायग्राम यहाँ बनी है उसे हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ये बात याद रखिए, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। जो थर्ड लूप के लिए, मतलब जो थ्री लूप्स के लिए होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। इसी तरह जो भी लूप्स होंगे, जितने भी लूप्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ लूप्स, तो फिर वो nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन होगी। सही है, क्लियर है ना? हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए जो जनरल फॉर्मूला आता है दैट इज f इज इक्वल टू एन एफ वन। एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन, यानी कोई सी भी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, कोई सी भी हार्मोनिक निकालने के लिए वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ लूप्स विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सही है। ठीक है। और ऑन द सेम हैंड हमारे पास जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 2L/n। सही है। अब सवाल ये आता है कि मैंने किस तरह से किया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जल्दी से करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ जो हमारे पास वन लूप वाला है उसके लिए करता हूँ। वन लूप में मेरे पास बना क्या, सिर्फ एक एंटी नोड, यानी नोड और नोड, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड क्या होता है, लेमडा बाई 2। और लेमडा बाई 2 बराबर है इसकी कंप्लीट लेंथ के, तो लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल। क्योंकि हम वन लूप के लिए कर रहे हैं तो मैंने लेमडा के साथ लगा दिया 1। तो लेमडा 1 यानी फर्स्ट हार्मोनिक के लिए जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। सिमिलरली अब मुझे अगर एफ निकालना है तो वी इफ वी इज इक्वल टू एफ लेमडा देन एफ वुड बी इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। ठीक है। और वी ऐसे ही रहेगा, और लेमडा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 एल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दिस इज फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट वेव, एफ इज इक्वल टू वी ओवर 2 एल। सही है। इसी तरह अगर मैं दूसरे उसके लिए करूं, हमारे पास लेमडा वन इज इक्वल टू 2L। ठीक है। अगर मैं दूसरे लूप के लिए करूं तो यहाँ पे क्या हुआ, वन नोड another node another node, distance between two consecutive node is lambda/2, this is lambda/2 and this is lambda/2 as well। कंप्लीट वेव है, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू एल। तो अगर आप रिलेशनशिप देखें, दिस इज फॉर सेकंड लूप, इसलिए मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में लैम्डा बाई इसके लिए सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया। इफ इट इज इक्वल टू एल, और लेमडा वन वाला बराबर था 2L के, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करके देखूं, लेमडा बाई 2
डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय 2 एल। सही है। तो एल से एल कट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, इक्वल टू 1/2। और अगर मैं इसको इन्वर्स करके देखूं, सो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2। और अगर ये यहाँ पे चला जाए हमारे पास, आ, हम इधर देखें, ये वाले जो हमारे पास ये चीज है, अगर ये यहाँ पे चला जाए तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/2। तो हमें पता ये चल रहा है कि जो भी एन होता है वो लैम्डा 1 से डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली अगर मुझे अब डायरेक्टली खुद ही इसी से कैलकुलेट करना है, तो अगर लैम्डा 3 होता तो वो लैम्डा 1 से डिवाइड हो जाता 3। और लैम्डा 1 हमें पता है हमेशा बराबर रहेगा 2l के। यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है कि हमारे पास जो भी हमें वेवलेंथ निकालनी है जिस भी लूप के लिए, उस लूप का नंबर अगर n है, तो वो n ही डिवाइड हो जाएगा लैम्डा 1 से, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए है। और उसकी वैल्यू हमेशा 2l रहेगी, क्योंकि वो आप यहाँ लूप से निकाल चुके हैं। ऑल राइट। अच्छा, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सिमिलर केस होता है ओपन एयर कॉलम के लिए। एग्जैक्टली सिमिलर ओपन एयर कॉलम के लिए होता है, क्योंकि ओपन एयर कॉलम में क्या होता है कि हमारे पास उसी तरह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, बस डिफरेंस ये है कि वो एक एयर कॉलम में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो सारी चीजें सेम रहती हैं, सारे फॉर्मूला सेम रहेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट हार्मोनिक, F2 इज सेकंड हार्मोनिक इन फर्स्ट ओवरटोन एंड सो ऑन। लेकिन जहां पे हमारे पास एक्चुअल चेंज आता है, ठीक है, वो आता है एयर कॉलम जो कि एक तरफ से क्लोज्ड होता है। ये एक एयर कॉलम है जो एक तरफ से क्लोज्ड है। और जो एयर कॉलम एक तरफ से क्लोज्ड होता है उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमेशा क्लोज्ड एंड पे नोड बनेगा और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। इसी तरह आपने ओपन एयर कॉलम में भी याद रखना है कि ओपन साइड पर हमेशा एंटी नोड बनता है। तो उसके अंदर अगर आपने लूप बनाना है वन, तो आप ऐसे वन लूप नहीं बना सकते, क्योंकि ओपन साइड पे हमेशा एंटी नोड ही होना चाहिए। तो इसमें हाफ हाफ लूप करके पूरा लूप बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो एक तरफ से क्लोज है उसके अंदर हमेशा क्लोज साइड पे नोड बनेगा और ओपन साइड पे एंटी नोड बनेगा। कोई मुझे रीजन बता सकता है, मैंने आज के ही लेक्चर में बताया है, कोई मुझे रीजन बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्लोज एंड पे हमेशा नोड क्यों बन रहा है? आज के ही लेक्चर से अंडरस्टैंडिंग है इस पॉइंट की, इस कॉन्सेप्ट की। अब ऊपर की 3-4 स्लाइड पहले ही था। फेस चेंज, फेस चेंज इस पर क्यों, क्योंकि एयर इज अ रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू द वॉल ऑफ द सिलेंडर और वॉल ऑफ द कॉलम। तो जब भी मूवमेंट जो है वो किसी वेव की किसी ऐसे मीडियम में हो रही है जो कि हल्का है, और वो आके टकरा रहा है किसी डेंसर मीडियम से, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जाएगा वो। तो यही अगर इसके पास ट्रस्ट आ रहा था तो उसने वापस ट्रफ भेजा। ये वजह है कि यहाँ पे हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, क्या कहते हैं, एंटी नोड, हमेशा नोड बनेगा, क्योंकि यहाँ से नोड बनता ही वहां है जहां से रिफ्लेक्शन होनी है वापस। सही है। तो हमारे पास इस तरह से इनकी, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी मैथमेटिकल इनकी जो भी एनालिसिस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और लैम्डा 1 यानी वन लूप के लिए हमारे पास अब ये लैम्डा 2 के बराबर नहीं आ रही लेंथ, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम नोड और एंटी नोड रह गया सिर्फ। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास लैम्डा 1 होता है वो बराबर आता है, बेसिकली लेंथ बराबर है लैम्डा/4 के। सही है। तो हमारे पास लैम्डा 1 आएगा 4 टाइम्स ऑफ लेंथ के। ठीक है, यानी अगर इतनी ही लेंथ इसके आगे लगाई जाती तो 4 टाइम्स के बाद वो कंप्लीट वेव बनता। तो सिर्फ इस पॉइंट की वजह से इसकी पूरी डेरिवेशन है, या पूरा जो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है, एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से होता है जिस तरह स्टेशनरी वेव रोड के लिए हुआ, जिस तरह एयर कॉलम के लिए हुआ। सेम बिल्कुल उसी तरह से होता है। लेकिन सिर्फ इस एक चेंज की वजह से इसके अंदर वैल्यूज का डिफरेंस आ जाता है। सही है। और एक और बात है, हम वन लूप इसके अंदर बना ही नहीं सकते, हम हाफ लूप बना सकते हैं। वन लूप में कैसे बनाऊं, मुझे एक तरफ ओपन एंड रखना है एक तरफ क्लोज एंड रखना है, तो मैं वन लूप तो नहीं बना सकता। सिमिलरली मैं टू लूप्स भी नहीं बना सकता, क्योंकि मैं वन लूप बना दूंगा तो फिर मुझे दोबारा यहाँ पे नोड रखना है, एंटी नोड रखना है। तो मैं हाफ लूप के बाद 0.5 लूप के बाद हम सिर्फ क्या बना सकते हैं, 1.5 लूप्स, उसके बाद 2.5 लूप्स, उसके बाद 3.5 लूप्स। सही है। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो मैंने इस रेड बॉक्स में आप लोगों के लिए हाईलाइट की है, इन एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड ओनली, इन एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड
ओनली ऑड हार्मोनिक्स कैन बी प्रोड्यूस, यानी F1 इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज फर्स्ट हार्मोनिक, F2 नहीं हो सकती। सही है, क्योंकि आप F2 बना नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। हमें पता है कि F2 बराबर होनी चाहिए 2F1 के। सही है। और F2 इस केस में होती है V/4L। तो V/4L लिखा मैंने, 2 1 2 2 2 4, तो V इज इक्वल टू 2L। सही है। F, आपको खुद पता लग रहा है कि F, इफ दिस इज F, दिस इज V, देन दिस शुड बी लैम्डा, एंड लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2L। और हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी वो नहीं है जिसमें लैम्डा 2L के बराबर आ रहा था। लैम्डा स्टार्ट ही हमारे पास यहाँ पे 4L से हो रहा है, और फिर उस हिसाब से कम हो रहा है। ठीक है। तो यही वजह है कि हमारे पास इवन हार्मोनिक्स नहीं बनेंगे। फिर F3 आएगा, फिर F4 आएगा, फिर F5 आएगा, सॉरी F3 आएगा, फिर F5 आएगा, फिर Fn आएगा। राइट। और वो वही वाला ओवरटोन होगा। तो ये बात इसके अंदर आपने जरूर याद रखनी है कि F1 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, whereas F3 is the second harmonic and first overtone. F5, because 5 is the third odd number, that's why it's the third harmonic. ठीक है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टेशनरी वेव से रिलेटेड। सही है। फॉर अ स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ 60 सेंटीमीटर, आपको एक लेंथ दी है, एक स्ट्रिंग की लेंथ दे दी है जिसके अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है, और आपको डायरेक्टली लेंथ दे दी है 60 सेंटीमीटर, हैविंग अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी दे दी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन एंड इट्स वेवलेंथ एज वेल। सबसे पहला पार्ट आपको इसमें पता होना चाहिए कि सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या है। अगेन, कोई भी बंदा विलिंग है, कोई भी स्टूडेंट जो माइक ओपन करके मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाए। एनीवन? सेकंड ओवरटोन इज F3। यस, यू आर राइट आमना। यू वांट टू ओपन योर माइक और हम इसको सॉल्व करते हैं साथ। चले, मैं खुद से कर। सही है। तो हमें क्या दिया है, हमें लेंथ दिया है दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 15 हर्ट्ज, और कह रहे हैं कि सेकंड ओवरटोन और उसकी वेवलेंथ निकालें। ठीक है भाई। हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, Fn इज इक्वल टू NF1। सो F3 would be equal to 3 times F1, and 3 times F1 15 would be equal to 3 times 15 is 45 hertz। अब 45 की दो ऑप्शन है, ये भी ये भी। अब हमें निकालनी है वेवलेंथ। सही है। अब वेवलेंथ कैसे निकालूं भाई मैं, मुझे वेलोसिटी तो दी नहीं। सही है, वेलोसिटी नहीं दी, लेकिन मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला पढ़ाया है, लैम्डा एन इज इक्वल टू 2L अपॉन एन। सो लैम्डा 3 वुड बी इक्वल टू 2L अपॉन और 2L/3। सही है। 2/3, और L हमारे पास क्या है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और फिर मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। 3 टाइम्स 3 को मैं 60 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो किस तरह करूंगा, क्या कहते हैं, 20। सही है। और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में कन्वर्ट होना है तो डिवाइड बाई 100 करके डेसिमल पॉइंट 12, 0.4 मीटर। तो मेरे पास जो राइट आंसर है दैट इज डी। ऑल राइट। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अभी तक जितनी भी चीजें डिस्कस हुई थी, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वी आर ऑफिशियली एंडिंग दिस सेशन यहाँ पर। वेव्स के अंदर स्टिल बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे। खुद स्टेशनरी वेव के अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे MCQs हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से स्टिल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो कि सब कुछ जो है वो एक वेव के चैप्टर में जो कुछ कवर होना चाहिए वो सब कुछ जो है इस लेक्चर के अंदर है। लेकिन अब हम यहाँ पे इस चीज को एंड करते हैं, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है यहाँ तक। अच्छा शहीर, कैन यू, इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चन, तो आप क्या फर्स्ट जो स्लाइड स्टार्टिंग की थी, कैन यू मूव टू दो स्लाइड्स?
जो हमारा पेमेंट Yes. क्राइटेरिया था। अच्छा, सो वाइल शहीर इज मूविंग टू दो स्लाइड्स, आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस अप वंस अगेन कि हमारी आज की दिस सुपर डिस्काउंट दैट इज द 11-11 ऑफर, जो कि हमारे पास आज रात 11:11 PM पर एंड हो रही है। सो यू ऑल कैन रजिस्टर थ्रू दिस ऑफर, और कल ये वापस अपनी पुरानी उसमें चली जाएंगी। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं अबाउट द डेमो, ये आज का हमारा फिजिक्स का डेमो था। सैटरडे, लास्ट सैटरडे हम लोगों ने बायो का भी डेमो कंडक्ट कराया था, जो कि करंटली हमारे यूट्यूब चैनल मेडांगल प्रीमियर पर अपलोडेड है। तो आप लोग इस क्लास के बाद जाकर उस यूट्यूब हमारे चैनल मेडांगल प्रीमियर पर जाकर यू कैन ऑल्सो सर्च बायोलॉजी फ्री डेमो, एंड यू कैन गेट मेडांगल प्रीमियर। सर्च करोगे तो सबसे स्टार्टिंग में ही हमारी बायो का जब भी फ्री डेमो हम लोगों ने कंडक्ट किया था वो वहां पर अपलोडेड होगा। शही, कैन वी मूव टूवर्ड्स द पेमेंट क्राइटेरिया जो कि हमारे पास था। तो लाइक वी सेड देयर वर 3 कोर्सेज। आप इन कोर्सेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी ऑफ दीज कोर्सेज। आप ये 3 कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स अवेल कर सकते हो, वेदर इट्स बेसिक, एडवांस्ड, एमडी कैट, EQ और नम्स। और नीचे से ही कैन वी सी द पेमेंट क्राइटेरिया अलॉन्ग विद द 11% ऑफ जो अभी हमारा चल रहा है। सो दिस इज यू कैन सी जो आपकी 11-11 सेल के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो प्राइसिंग डिटेल्स हैं, दिस इज ओनली टिल 11:11 PM टू नाइट, बिकॉज ये अर्ली बर्ड पर 11% ऑफ है, विच मीन्स इफ 44% ऑफ दैट इज बीइंग गिवन टू यू ऑल till 11:11 PM to night 11th November, and tomorrow onwards these prices will return back to their original prices. So I would really encourage कि if you all are interested in registering for the session, आप ग्रुप में हमें रीच आउट कर सकते हो किसी को भी, या फिर एडमिन्स को। वी विल हेल्प यू in order to register for this session. There is a lot that you will gain once you join the pre-med classroom, because we've had a great experience with students जो कि पहले भी हमारे साथ पढ़ चुके हैं। तो you will definitely love it. ठीक है, so I believe that brings us towards the end of this free live demo class. We will also be holding more ऐसे डेमोस फ्यूचर में। केमिस्ट्री का भी हमारे पास एक होगा, लेकिन फॉर नाउ इफ यू वांट टू वॉच द बायोलॉजी डेमो यू कैन फाइंड इट ऑन द यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब क्लासेस का इफ आई टॉक अबाउट, आई थिंक स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि क्लासेस कैसे होंगी। तो शेड्यूल ये फॉलो होगा कि इनिशियली जैसे आप एक ऑन साइट अकेडमी में होते हो, उसमें देयर क्लासेस आर कंडक्टेड ऑन वीकेंड्स, राइट, ताकि आपकी जो बोर्ड या इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन है उसमें किसी भी किस्म का अफेक्ट ना आए। सो येस, इनिशियली वी विल ऑल्सो बी कंडक्टिंग क्लासेस ऑन वीकेंड्स, यानी सिर्फ आपके वीकेंड्स पर क्लासेस होंगी। ये कब तक चलेगा? जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो जाते। बोर्ड एग्जाम्स के बाद वी विल बी शिफ्टिंग ऑन अ डेली बेसिस, यानी फिर डेली बेसिस पर क्लास होंगी। क्लास का जो ड्यूरेशन होगा वो 1.5 आवर्स होगा। आज जैसे कि सर शहीर ने आपको एक बेसिक टॉपिक पढ़ाया जो कि एक ओवरव्यू था, बट लेटर ऑन सर शहीर व्हेन ही विल बी कंडक्टिंग दिस क्लास सेपरेटली, सो ही विल अगेन बी telling about, मतलब guiding you all. अच्छा, Hamna Asif is our previous student. I'm really glad to see her here. She left her comments in the chat box as well. कि Hamna Asif was actually a very brilliant student in our class for the pre-med classroom last season. और उन्होंने ये classes नहीं थी. She was very active in our class, so I do recall her. So she is recommending you all to take this demo, to take the entire pre-med classroom. So you can definitely rely on द प्रीमेड क्लासरूम। ठीक है, तो ये हमारे क्लासेस का क्राइटेरिया होगा। 1.5 आवर्स पर सब्जेक्ट की क्लास होगी। ठीक है, और शेड्यूल आप लोगों से शेयर किया जाएगा, जाहिर सी बात है, आपकी क्लास से एक हफ्ते पहले, जस्ट लाइक हाउ यू आर इन एन ऑन साइट अकेडमी। ठीक है, सो एनी मोर क्वेश्चंस फॉर एनीवन, वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। और कुछ आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवानी हो, एनीथिंग, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर ग्रुप्स, या एनीथिंग दैट यू हैव, यू कैन आस्क अस राइट नाउ एंड वी कैन आंसर योर क्वेरीज। Otherwise, the demo has been over और आप सब लोग you're free to leave. Arisha, the link for registration will be shared on the group. जो demo group आपने join किया होगा ना, तो this will be shared on the group. और you can also reach out to me as an admin, Tuba Pirzada या Humaira, anyone. वो आपको लिंक भी भेज देंगे। यस अस्मा, ये जो 14 to 40 है, दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फॉर द एमडी कैट, नम्स एज वेल एज द एकेयू। मतलब ना सिर्फ एमडी कैट के लिए बल्कि नम्स और एकेयू के भी साथ में, जस्ट इन 14,000 to 40 रुपीज, जिसमें यू विल गेट
इंग्लिश एज वेल, लॉजिकल रीजनिंग। अगर AKU की बात करती हूँ तो मैथ्स और साइंस रीजनिंग की भी अलग से क्लासेस होंगी, और अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स योर बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स, दैट इज आपका जो बायो होता है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। सो नम्स में देयर इज अ पोर्शन फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट एज वेल। सो हर पर्टिकुलर एग्जाम की हम उस एग्जाम के लिहाज से ही तैयारी करवाएंगे। ठीक है, सो किसी के और कोई क्वेश्चंस है? The link for the registration and all the details will be shared on the group after this class. You can also refer to our biology demo, which has been uploaded on our YouTube channel at Madangle Premed. एंड वो डेमो आप देख सकते हैं अगर आपको इंसाइट लेना है ऑन मोर ट्यूटर्स जो कि हमारे इस सेशन में हमारे साथ होंगे। Any more questions, you can drop them in the chat box. Otherwise, you all are free to leave the class because the class is now ended. अगर आप लोग के कोई और क्वेश्चंस नहीं है then you can leave the class because the class is now ended. अच्छा, सो शहीर, कैन वी मूव टुवर्ड्स द स्लाइड जहां पर हमारी कोर्स की डिटेलिंग्स थी, बेसिक, एडवांस्ड और MD कैट AKU और नम्स की। अच्छा, तो ये आप देखें, ये फर्क है बेसिक और एडवांस में, फीचर्स का फर्क है कि क्या क्या रिसोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। जैसे यू कैन सी के बेसिक में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलते, लाइव लेक्चर्स होते हैं। आई वुड रिकमेंड दैट यू ऑल गो फॉर एडवांस्ड बिकॉज कंसिडरिंग कि कभी कुछ भी हो सकता है, इफ यू आर अनेबल टू टेक अ क्लास तो आपके पास बैकअप में रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रेजेंट हो। इसके अलावा एडवांस में वी आर ऑल्सो ऑफरिंग वीकली क्विजेज, मंथली टेस्ट और सप्लीमेंट्री क्लासेस होती हैं। सप्लीमेंट्री क्लासेस एज इन कोई क्वेश्चन या कोई मतलब टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, then you can we can arrange a class for you in order to explain that topic to you. There is also a counseling session जो कि आपको ऑफर हो रहा होगा in case of advance, first counseling session जो कि आपको एडवांस में मिलेगा। काउंसलिंग एज इन वन ऑन वन गाइडेंस, कि अगर आपको MD कैट में MBBS की तरफ जाना है या BDS की तरफ, तो वट एवर काउंसलिंग दैट यू रिक्वायर वी विल बी गिविंग यू ए फ्री काउंसलिंग सेशन एज वेल। बस ये आप फीचर्स में डिफरेंस देख सकते हैं। और जो MD कैट AKU और नाम से देन ऑफ कोर्स उसमें हम पूरे AKU की भी तैयारी करवाते हैं, तो AKU स्पेसिफिक उसकी क्लासेस होंगी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक, एडवांस्ड एंड द 3 डिफरेंट कोर्सेज वी आर ऑफरिंग। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको गौर से देखो। आज का आपने डेमो लिया, एक बार बायो का डेमो भी देखो, देन यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। जी बिल्कुल अरीशा, the basically the very good thing about the pre-med classroom is that we have students from all over Pakistan. सिर्फ हमारे पास सिंध या पंजाब या इधर से लिमिटेड स्टूडेंट नहीं होते, we have students from all over Pakistan, so our lectures are always designed in such a way कि हम लोग हर प्रोविंस को cater कर रहे होते हैं, whether it is Balochistan, whether it is KPK, whether it is Punjab. So yes, we will be covering all provinces in advanced courses. Any more questions, you can drop them in the chat box and we will be there to help you out. अगर कोई question नहीं है then the class is ended and you are free to leave.